अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 8 सितंबर 2022। आज भी हम तीनों एडिटोरियल्स को देखेंगे ब्रीफली। और पहला एडिटोरियल है हमारा, वो है रुपीज़ स्ट्रगल। अच्छा, बेसिकली एडिटोरियल किस बारे में, इस टाइम को पता है कि जी रुपए की कदर में बहुत ज़्यादा कमी हुई पिछले दिनों। कई उसमें फैक्टर्स थे, उनको हम सारा डिटेल से देखेंगे और उसकी वजह से ये हुआ कि बुलंद तरीन सतह पे है ना वो डॉलर की प्राइस पहुंच गई। और आपको पता है कि ज़ाहिर है हर चीज़ हम जब इसमें ख़ासतौर पे जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हर चीज़ डॉलर में पेमेंट होती है। तो जब उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हमें महंगाई देखने को मिली, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो उस हवाले से बात करें कि रुपीज़ स्ट्रगल। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, the Pakistani currency has been under immense pressure for several months now, with liquidity shortages disrupting the foreign exchange market, as is evident from the slumping rupee and the widening gap between the interbank trade and open markets. उन्होंने कहा पाकिस्तानी करेंसी है वो रही है अंडर इमेंस प्रेशर, बड़े प्रेशर में रही है। किस लिए? फॉर सेवरल मंथ्स नाउ, कई महीनों से रही है। किस तरह रही है? विद लिक्विडिटी शॉर्टेजेस, लिक्विडिटी थी, उसकी शॉर्टेज थी। डिस्टरप्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और इसने क्या है? डिस्टरप्ट किया। डिस्टरप्ट होता है इंटरप्ट करना, खलल डालना। खलल डाला है किसमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एज इज एविडेंट, जैसा जाहिर है, कहाँ से? फ्रॉम द स्लम्पिंग रुपी, कि ये गिरता हुआ क्या है? रुपी था। एंड वाइडनिंग गैप, और ये बढ़ता हुआ गैप था किसके दरमियान? इंटरबैंक ट्रेड और ओपन मार्केट्स के दरमियान। ठीक है, तो अब आगे बताएगा ये सारा गैप कितना था, कितनी अमाउंट थी, डॉलर कहाँ तक पहुंच गया, और क्या स्टेप्स दरकार होंगे कि हम जो है ना इसको रुपी को स्टेबल कर सकें। Many are surprised that the rupee continues to lose its value despite the restoration of the IMF's bailout package. अच्छा, अब जब ये डॉलर इतना अगर हम देखें ना, इसकी कदर गिर रही थी और डॉलर बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई थी। अगर एक्सचेंज रेट में हम बात करें तो उस बारे में ये उम्मीद थी कि भाई जैसे ही आईएमएफ से हमारा मुआहदा होगा तो क्या है, डॉलर की प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ? मैनी आर सरप्राइज, कई लोग क्या है सरप्राइज थे, हैरान थे। दैट द रुपी कंटिन्यूज टू लूज इट्स वैल्यू, के रुपी ने है ना वो अपनी कदर खोना जारी रखी, डिस्पाइट, बावजूद इसके द रेस्टोरेशन ऑफ द आईएमएफ बेल आउट पैकेज के। जो रेस्टोरेशन थी, बहाली थी आईएमएफ बेल आउट पैकेज की, उन्होंने हमें ट्रांश थी। तो उसके बावजूद जो है ना रुपए ने अपनी कदर खोना जारी रखी। एंड येट दिस ट्रेंड वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये जो ट्रेंड था वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये नहीं है कि मतलब सारों को था कि आईएमएफ से हम लेंगे ट्रांश तो उसके बाद जो है ना सारे हालात ठीक हो जाएंगे, डॉलर जो है ना वो क्या है नीचे आ जाएगा। उन्होंने कहा ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अब किस तरीके से बता रहे हैं? The markets had already factored in the IMF loan facility when the exchange rate strengthened by 10.7% to 213.90 to a dollar in interbank trade on August 16 from a historic low of nearly 240 towards the end of July. अच्छा, अभी बता रहे हैं कि जी मार्केट से पहले ही फैक्टर इन कर लिया था आईएमएफ लोन फैसिलिटी को। फैक्टर इन होता है किसी चीज़ को आप पहले ही जहन में रख लो, टू टेक समथिंग इनटू अकाउंट, टेक इन समथिंग इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल देखें, वी फैक्टर्ड सिक डेज एंड वेकेशंस इन व्हेन वी प्रिपेयर द वर्क स्केड्यूल। तो उन्होंने कहा इसको पहले ही मार्केट ने ध्यान में रख लिया था आईएमएफ लोन फैसिलिटी को, जब एक्सचेंज रेट जो है ना वो मजबूत हुआ था 10.7% से, और वो कहाँ तक आ गया था? 213.90 टू अ डॉलर पे इंटरबैंक ट्रेड में। कब? अगस्त 16 में, फ्रॉम अ हिस्टोरिक लो ऑफ नियरली 240 टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई। के जुलाई के आखिर में जो है ना ये तकरीबन कितना था? 240 था, हिस्टोरिक लो था। और वहां से ये है ना ये क्या है, अगस्त 16 पे हमारे पास ये आया था 213.90 पे। ठीक है, उन्होंने कहा इट मस्ट हैव सस्टेन दैट लेवल, और इसने क्या है इस लेवल को सस्टेन कर लिया होता, यानी कि और कदर रुपए की कदर में कमी ना आई होती। इवन इम्प्रूव बिट, और यहाँ तक कि थोड़ी इंप्रूवमेंट भी हमें नजर आई थी। इफ द ब्रदरली गल्फ कंट्रीज हैड मेड गुड ऑन देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड $4 billion इन सेफ डिपॉजिट्स टू हेल्प श्योर ऑफ द स्टेट बैंक्स dwindling रिजर्व्स। उन्होंने कहा अगर जो हमारे ब्रदराना गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी क्या है कमिटमेंट्स पूरी की होती, मेड गुड देयर कमिटमेंट्स की होती कि जी हम जो है मुहैया करेंगे, प्रोवाइड करेंगे $4 billion सेफ डिपॉजिट्स में, ताकि श्योर अप किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके स्टेट बैंक के ड्विंडलिंग रिजर्व्स को, गिरते हुए रिजर्व्स को। The bank's measures aimed at restricting imports at the cost of closure of some large industries to slow down the dollar outflow haven't helped the rupee either. उनका जो बैंक के इकदाम थे इसका मकसद ये था कि महदूद किया जाए, लिमिट लगाई जाए इंपोर्ट्स को, ताकि जो है ना एट द क्लोजर ऑफ सम लार्ज इंडस्ट्रीज। और क्या है इसके नतीजे में क्या करना, क्या हुआ कि कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो क्लोज हुई जब आपने है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई इंपोर्ट्स पे। तो और ये सारा मकसद क्यों किया गया था? टू स्लो डाउन द डॉलर आउटफ्लो, ताकि डॉलर को बाहर जाने से रोका जा सके। हैवंट हेल्प द रुपी आइडर, इसने भी मदद नहीं की रुपये की, यानी कि रुपए की कदर की बात हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। तो सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि क्या प्राइस थी जुलाई के एंड तक, अगस्त तक कहाँ चली गई, फिर उम्मीद थी कि जी आईएमएफ से ट्रांश मिलेगी तो रुपए की कदर में बेहतरी होगी, लेकिन
लेकिन वो नहीं हुआ, और साथ में कह रहे हैं कि जी वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, पहले ही फैक्टर इन कर लिया गया था, ये सारी चीज़ें थी। तो उस वाले से बता रहे हैं कि अगर हमें जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से हमें ये मिल जाते हैं पैसे 4 बिलियन, कितने थे, एक मिनट, कहाँ पे गए, एक मिनट, 4 4 बिलियन डॉलर अगर मिल जाते तो फिर ये हो सकता है और इसमें रुपए की कदर में बेहतरी आ जाती। ठीक है। अच्छा, I'm getting you that the country's exchange rate has again dipped by 4.5% to 23.42 a dollar from its strongest level in mid-August, indicates that the rupee will remain under pressure. उनका ये जो कंट्री का एक्सचेंज रेट है वो एक मतलब फिर नीचे गिरा है 4.5% से, कहाँ तक आ गया, 223.42 पे टू डॉलर में। कहाँ से आया, फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल इन मिड अगस्त से आया। ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है दैट द रुपी विल रिमेन अंडर प्रेशर, कि रुपए क्या है, अंडर प्रेशर रहेगा। यानी कि मतलब इसमें हमें इतनी उम्मीद नजर नहीं आती कि क्या है, कि डॉलर जो है ना वो नीचे आएगा। ठीक है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कम से कम जो है ना कुछ वक्त के लिए, मतलब हो सकता है बाद में हालात कुछ चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है ना उनका कुछ वक्त के लिए हमें रुपये कदर में बेहतरी होती नजर नहीं आ रही। Indeed, the dollar shortage is the primary reason for the battering of the rupee, और यकीन उन्होंने कहा ये डॉलर शॉर्टेज है वो एक बुनियादी वजह है, प्राइमरी रीजन है, ये जो इतना ज़्यादा आप कह लें कि जी रुपये है उसकी कदर में कमी आई है। The recent market anxiety was instigated by surging headline price inflation. It spiked to its 47-year high of 27% last month, as well as the ongoing catastrophic floods that have caused enormous economic losses across the country and will likely further decelerate the GDP growth in the uh, near to medium term against a pre-flood projection of 3.5% for the current fiscal। अच्छा, उन्होंने कहा ये हालिया जो मार्केट एंजाइटी है वो किसकी वजह से आई थी, इंस्टिगेट हुई थी ये सर्जिंग हेडलाइन प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से। अच्छा, अब आपको कोर इन्फ्लेशन और जो है ना हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसका फ़र्क पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने लिखा था, इसको पढ़ देता हूँ कि जी कोर इन्फ्लेशन होती है रिलेटेड टू ऑल कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी माइनस द वॉलेटाइल फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो होती है इन्फ्लेशन रिलेटेड टू ऑल द इकोनॉमीज कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है उसमें हम माइनस कर देते हैं ऐसी वॉलेटाइल किस्म की फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस होती है उसको माइनस कर देते हैं। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना वो तमाम कमोडिटीज का, गुड्स और सर्विसेज का क्या है, अ, उस पे उसके जरिए हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का फर्क पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ये जो रिसेंट मार्केट एंजाइटी है वो आई थी बढ़ती हुई हेडलाइन प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से। यो अपने 47 साल हाई पे गई थी, कितने 27% पे लास्ट मंथ, एज वेल एज द ऑनगोइंग कैटास्ट्रोफिक फ्लड, और साथ ही साथ जो बड़े तबाहकुन जो सैलाब आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें क्या है माशी नुकसान हुआ है पूरे मुल्क में। और ये मजीद जो है ना ये कम करेगा, डिसलरेट करेगा, रिड्यूस करेगा जीडीपी ग्रोथ को इन नियर टू मीडियम टर्म में अगेंस्ट अ प्री फ्लड आईएमएफ प्रोजेक्शन ऑफ 3.5% फॉर द करंट फिस्कल। क्योंकि प्री फ्लड आईएमएफ प्रोजेक्शन कितनी थी, 3.5% की करंट फिस्कल में, लेकिन ये जाहिर है अब जो है हमारे पास इस वजह से ग्रोथ में मजीद कमी आएगी, डिसलरेट होगी इसके फ्लड्स के बाद। ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे हम देखें लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जी बिसाइड्स इन एडिशन टू इन्फ्लेशन एंड फूड डैमेजेस, फ्लड डैमेजेस, इन दो चीज़ों के अलावा क्या हुआ है, the escalating demand for foreign currency from the open market by travelers, particularly due to a UAE requirement for Pakistanis to carry 5,000 dirhams on them, and the recent increase in food imports from Afghanistan and Iran through informal channels are also worsening the rupee dollar parity। अच्छा, अब इसमें इन्फ्लेशन की बात हो गई, फ्लड डैमेजेस की बात हो गई जिसकी वजह से ये है रुपए की कदर में कमी आ रही है, और दूसरे और जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्या वो जो बढ़ती हुई एस्केलेटिंग डिमांड है फॉरेन करेंसी के लिए ओपन मार्केट से, किसकी जानिब से, ट्रेवलर्स की जानिब से। खासतौर पर जो यूएई रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो अपने पास रखें 500 दिरहम्स, और जो है ना जो रिसेंट इंक्रीज आया है, इजाफा हुआ है फूड इंपोर्ट्स में, कहाँ से, अफगानिस्तान से और ईरान थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स। उन्होंने कहा ये भी जो है ना आर ऑल्सो वर्सनिंग द रुपी डॉलर पैरिटी, ये भी जो है ना वो मतलब वर्सन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं रुपी डॉलर पैरिटी को। रुपी डॉलर पैरिटी क्या होती है, इसको भी डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल एक्सचेंज पैरिटी रेफर्स टू एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज मेकिंग द परचेजिंग पावर ऑफ बोथ करेंसीज सब्सटेंशियली इक्वल। Theoretically, exchange rates of currencies can be set at a parity or par level and adjusted to maintain parity as economic conditions change। ठीक है, यूरोपीय पैरिटी पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये सारी वजूहत बताई हैं, इन्फ्लेशन और फ्लड डैमेजेस हमने ऊपर देख लिए थे, और फिर ये कंडीशन लगाई है यूएई ने कि जी 500 दिरहम कैरी करने हैं, उसकी वजह से इशू बना। और फिर जो हालिया इंक्रीज हुआ है फूड इंपोर्ट्स में अफगानिस्तान से और ईरान से इन्फॉर्मल चैनल्स के जरिए, तो ये भी जो है ना ये रुपी डॉलर पैरिटी को मुतासर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी
नो वन द ओपन प्राइस ऑफ द यूएस करेंसी इज फार अबव द इंटरबैंक रेट, और का कोई इसमें शक नहीं कि ओपन मार्केट प्राइस है यूएस करेंसी की वो बहुत ज़्यादा है इंटरबैंक रेट से, और ये इन द रेंज ऑफ ₹10 और 15 है अगेंस्ट अ नॉर्मल प्रीमियम ऑफ अप टू ₹2 कि नॉर्मल प्रीमियम अप टू ₹2 है, लेकिन ओपन मार्केट में है ना ये काफ़ी ज़्यादा है इंटरबैंक रेट से, और कितनी रेंज बता रहे हैं, ₹10 से ₹15 की रेंज बता रहे हैं, ठीक है। वाइल द नेशंस इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिमेन वीक, और मैंने कहा हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, माशी फंडामेंटल्स, वो क्या हैं, वो वीक हैं, कमज़ोर हैं। The deepening political uncertainty too continues to rattle the currency markets, ठीक है। और सारी जो वजूहत बता रहे हैं उसमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमारे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासी तौर पे गैर यकीनी सूरत हाल, वो भी है ना वो जारी है इसको करेंसी मार्केट को रेटल करना। सिंस अच्छा, और जब से यानी कि जी इमरान खान को निकाला गया है, रुपी हैज शेड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स वैल्यू इन इंटरबैंक ट्रेड, तो इसने है ना वैल्यू इसकी कम हुई है, तकरीबन क्वार्टर ऑफ इट्स वैल्यू कहाँ पे, इंटरबैंक ट्रेड में। The rupee will continue to tumble against the dollar, और अगर रुपए की कीमत जो है ना वो जारी रहेगी कम होना, unless the country gets large cash injections and loans and flood related aid from both multilateral agencies and bilateral lenders। उन्होंने कहा कि रुपए की में कदर में कमी होना जारी रहेगी, अगर कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि अगर मतलब नहीं हासिल कर लेते हम कैश इंजेक्शंस लोन्स की सूरत में और एड की सूरत में मल्टीलेटरल एजेंसीज की जानिब से और बायलैटरल लेंडर्स की जानिब से, ठीक है। मल्टीलेटरल एजेंसीज जिस तरह आईएमएफ और दूसरी एजेंसीज हो गई, हमारे पास वर्ल्ड बैंक हो गया, बायलैटरल लेंडर्स हो जिस तरह फ्रेंडली ममालिक आपको कह लें, दो तरफा जिनसे हमारे ताल्लुकात है, वहां से अगर पैसे नहीं आ जाते तो ये रुपए की कदर है उसमें कमी जारी रहेगी। With the country projected by the IMF to require external financing between $31 billion and $39 billion a year till fiscal year 2026 to avoid default, the rupee's road to stability and sustained recovery will be a long and arduous one। उन्होंने कहा कि साथ ही वो मुल्क के प्रोजेक्शन लगाई गई IMF की जानिब से कि जी इसको ज़रूरत है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, तकरीबन 31 बिलियन से 39 बिलियन के दरमियान एक साल में टिल फिस्कल ईयर 2026 तक, ताकि डिफॉल्ट से बचा जा सके। उन्होंने कहा इतनी आप कह लेंगे जी ख़राब सिचुएशन है कि हमें इतनी ज़्यादा जो है ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, 31 बिलियन से 39 बिलियन के डॉलर्स के दरमियान एक साल में 2026 फिस्कल ईयर तक, ताकि हम डिफॉल्ट से बच सकें। द रुपीज़ रोड टू स्टेबिलिटी एंड सस्टेन रिकवरी विल बी अ लॉन्ग एंड आर्डुअस वन। तो रुपए की रुपीज़ रोड टू स्टेबिलिटी है कि मतलब ये आप कह लें कि पाथ रिकवरी की जानिब पाथ है, और सस्टेन रिकवरी का वो क्या है, लंबा और क्या है, दुश्वार गुजार, आर्डस वन एक आप कह लें कि एक पाथ होगा, एक आप कह लें रास्ता होगा कि मतलब कि 2026 तक जो है ना हमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस हवाले से ये बता रहे हैं कि रुपी के हवाले से बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा इसकी दर में कमी आ रही है, और हमें 2026 तक जो है ना वो कितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो हमें मुस्तकबिल में भी ना नज़र नहीं आ रहा कि हम इतना ज़्यादा जो है ना रुपए की कदर में बेहतरी होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल आज का हम देखते हैं वो ये है यूट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से। अब देखें, अब ये इतफाक नहीं होता कि जब भी इमरान खान तहकीद करने आए तो यूट्यूब जो है ना वो ब्लॉक हो जाए, उसी टाइम नेट खराब हो जाए, तो यकीनन जो है ना कोशिश है, पहले बैन लगाया गया इमरान खान पे चैनल्स, सैटेलाइट चैनल्स पे, और फिर जब ये यूट्यूब वगैरह पे लोगों ने सारा स्विच किया तो इसकी तकरीब के टाइम पे यूट्यूब पे भी बैन कर दिया जाता है। तो तनकीद की गई है इस एडिटोरियल में कि जी आप इस वक्त ये कर रहे हो तो बाद में है ना वो हालात बदल भी सकते हैं, और ये मतलब ये अच्छा नहीं है कि आप इस तरीके से रोक रहे हो। अगर इसने वाकई कुछ किया है तो कोर्ट्स के जरिए आपसे ज़्यादा हो, बजाय इसके कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अगले की आवाज़ दबाने के लिए है ना इस तरीके का ओछे हथकंडों का सहारा लो। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज़ बीन एट इट अगेन का मतलब क्या होता है, कोई एक काम ऐसा जो है आपने पहले किया आप दोबारा करो, खासतौर पे कोई ऐसा काम जो है बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, ठीक है। और तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट एक मतलब फिर वही किया है, क्योंकि अभी इसमें आगे जाके बताएंगे कि पहले भी इन्होंने ये किया था कि यूट्यूब को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा ये डेस्परेट है कि वो ना इजाज़त दें पीटीआई इमरान खान को मोर ऑक्सीजन फॉर हिज कंटिन्यूइंग रिलेंटलेस ऑनस्लॉट अगेंस्ट इंकम्बेंट रिजीम, कि उन्होंने कहा उनको मौका ना दें कि वो अपने दिल की भड़ास निकाले, खिलाफ बोल सके मौजूदा जो इनकम्बेंट रजीम है, ठीक है, मौजूदा हुकूमत उसके खिलाफ ना बोल सके। इट वंस अगेन अपीयर्स टू हैव यूटिलाइज्ड द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टू टेम्पररीली ब्लॉक एक्सेस टू यूट्यूब ऑन ट्यूसडे नाइट ड्यूरिंग द टाइम इमरान खान वाज मेकिंग अ स्पीच टू सपोर्टर्स इन पेशावर। उन्होंने कहा एक मतलब फिर इसमें ना इस्तेमाल किया है पीटीए को, ताकि आर्जी तौर पे है ना वो रसाई को ब्लॉक कर दें यूट्यूब पे ट्यूसडे नाइट को, जब इमरान खान जो है ना वो एक तकरीर कर रहा था अपने सपोर्टर्स को पेशावर में, ठीक है। अच्छा, और बता रहे हैं कि द ब्लॉकेज ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वाज कंफर्म्ड बाय नेटफ्लॉक्स, और ये कि जी वाकई इसको ब्लॉक किया गया था वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को, इसको कंफर्म किया है नेटब्लॉक्स ने। और नेटब्लॉक्स क्या है, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ट्रैक्स इंटरनेट डिस्ट्रप्शन एंड शटडाउन्स अराउंड द
वर्ल्ड, ठीक है। अब ये नेट ब्लॉक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक करते हैं इंटरनेट डिस्ट्रप्शन को, कहाँ कहाँ पे इंटरनेट को रोका गया है, डिस्ट्रप्शन या खलल हुआ है, और शट डाउन को जहाँ पे बंद किया गया है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द इंसिडेंट comes as former Prime Minister Imran Khan appears on screen to live stream a speech on platform following a pattern observed in August, the organization had noted in a tweet। और इंसिडेंट जो है का आया है, इस कब आया है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिखाई देते हैं कि जी वो स्क्रीन पे आए थे लाइव स्ट्रीम के लिए, स्पीच करने के लिए। और उन्होंने कहा ये वही पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया गया था अगस्त में, और ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नोट किया है कि मतलब पहले भी यही पैटर्न था कि जब तकरीर होती थी तो उसको क्या है ब्लॉक कर दिया जाता था यूट्यूब को। YouTube had also been temporarily blocked on Sunday, August 21, when Mr. Khan was addressing a rally in Rawalpindi। अच्छा, अब यहाँ पेशावर की बात की थी, उससे पहले बता रहे हैं कि 21 अगस्त को यह है ना, वो जब इसकी रैली थी रावलपिंडी में, तो वहाँ पे भी आर्जी तौर पे यूट्यूब को बैन ब्लॉक किया गया था। Industry monitors say that the PTI has been blocking YouTube using technology recently acquired from a Canadian company, which allows it to unilaterally block websites without much check and balance। और उनका इंडस्ट्री मॉनिटर्स जो है ना वो ये बताते हैं जो ये सारे इसको मॉनिटर करते हैं इंडस्ट्री को, ये कहते हैं कि जो पीटी है ना वो ब्लॉक करती आ रही है यूट्यूब को, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो हाल ही में हासिल की गई है कैनेडियन कंपनी से, जो इजाज़त देती है कि यकतरफा तौर पर जो है ना वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए बगैर चेक एंड बैलेंसेस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे जी द डिसीजन टू ब्लॉक मिस्टर खान स्पीच ऑन यूट्यूब came just a day after the Islamabad High Court suspended Pamra's blanket ban on his speeches being aired on national television। उनका ये डिसीजन जो था ब्लॉक करने का इमरान खान की स्पीच को यूट्यूब पे, वो सिर्फ आया एक दिन के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया पैमरा का ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन होता है मुकम्मल बैन इसकी स्पीचेस पे, जो क्या है जिनको एयर किया क्या लिखा हुआ है, after the Islamabad High Court suspended Pamela's blanket ban on his speeches being aired on national television। जो इसके नेशनल टेलीविजन पे ऑन मतलब वो आती थी इसकी तकरीरें, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना ब्लैंकेट बैन को सस्पेंड किया गया था। और ये सारा डिसीजन उसके एक दिन के बाद आया है, क्योंकि जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद ख्याल था शायद सारों को जो है ना वो इस तरह के इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा जब इमरान तकीद करेगा, लेकिन इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था पैमरा का ब्लैंकेट बैन, तो उसके बाद भी हमें ये डिसीजन देखने को मिला कि यूट्यूब को बैन किया गया जब इमरान खान पेशावर में तकरीर कर रहे थे। दैट ऑर्डर अपीयर्स टू हैव हैड लिटिल इफेक्ट। और उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है कि उस ऑर्डर का क्या है कोई इफेक्ट नहीं आया अगले दिन, क्योंकि जिस तरह है ख्याल किया जा रहा था कि ऐसा अब नहीं होगा इसकी तकरीर के दौरान, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर कोई है कोई असर नहीं हुआ। However, with the most mainstream media outlets displaying remarkable homogeneity in editorial decision making, continue to keep Mr. Khan off air, who are what is inspiring this uniformity of action and what is an otherwise divided industry is a question worth pondering over। अच्छा, बहुत ज़्यादा अहम लाइन्स इस एडिटोरियल की। उन्होंने कहा कि जी ये मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है वो उन्होंने क्या होमोजेनिटी दिखाई है एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग में, कि उन्होंने जारी रखा हुआ है मिस्टर खान को ऑफ एयर रखना। अब कह रहे हैं कि जी कौन इंस्पायर कर रहा है इस यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन को, कि हर कोई है ना सेम पेज पे है कि भाई इसकी तकरीर नहीं दिखानी। इन व्हाट इज अदरवाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन के जी, इन व्हाट इज अदरवाइज इन व्हाट इज एन अदरवाइज डिवाइडेड इंडस्ट्री इज अ क्वेश्चन वर्थ पॉन्डरिंग ओवर। कि वैसे उन्होंने कहा ये डिवाइडेड इंडस्ट्री और मीडिया अगर आप देखें ना को बड़े मतलब डिवाइडेड यहाँ पे इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं लोगों के, लेकिन इस बात पे है ना सारे मुतफिक हैं कि जी इसकी तकरीर नहीं दिखानी, तो यकीनन हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो इंस्पायर कर रही है इस यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन को। Though it is also understandable that some newsroom decision makers may have been alarmed by the Airways ordeal after it gave free rein to the PTI। उन्होंने कहा कुछ ज़ाहिर है ये भी वजह है कि सारे इस वजह से भी बावजूद इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर सस्पेंड किया था ब्लैंकेट बैन का, फिर भी है ना वो सारे जो चैनल्स थे वो थोड़े आप कह लें कि आप कह लें कि थोड़ा हेजिटेंट थे इस वजह से कि जो इसमें हो आप कह लें ना यो एयरवाइज से इनके साथ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा जो थे ना उस वजह से भी आप कह लेंगे जी थोड़ा वो खतरा महसूस कर रहे थे, इस वजह से भी उन्होंने नहीं उस तरह कवरेज दी इमरान खान को। अच्छा, उन्होंने कहा वॉट एवर द केस भी, उन्होंने कहा कि जो भी वजह हो द पीडीएम मस्ट रियलाइज इट इज सेटिंग सम वेरी बैड प्रेसिडेंट्स व्हिच कैन गिव द विंडिक्टिवनेस दैट पोल्यूट्स आवर पॉलिटिक्स बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स व्हेन द टेबल्स टर्न अगेंस्ट देम। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जी जो भी रीज़न हो जिस वजह से भी है ना ये नहीं ऑन एयर करने दे रहे इसकी इमरान खान की तकरीरें, तो उन्होंने कहा पीडीएम को रियलाइज़ करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ये बड़ी गलत मिसाल सेट कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा देखते हुए जो जिस तरह ये ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं जो बिल्कुल आलूदा करती हैं हमारी सियासत को, और तो उन्होंने कहा ये जो
प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, मिसाल सेट कर रहे हैं, इसको क्या है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है दूसरों की जानिब से व्हेन द टेबल्स टर्न अगेंस्ट देम, कि अभी ये इनके खिलाफ कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उन्होंने कहा जब ये हालात पलटेंगे तो क्या है, तो वो दूसरे लोग भी है इनके अगेंस्ट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देयरफॉर लिहाजा दी पीडीएम, यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, उन्होंने कहा therefore the PDM government should stop playing judge, jury and executioner। तो उन्होंने कहा जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसको क्या है नहीं किरदार अदा करना चाहिए जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर का फॉर इट्स ओन सेक। अच्छा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं कि जी अगर इमरान खान ने कुछ किया भी है, उसने एक्सीड किया है लॉ से, मतलब कोई वायलेशन की है लॉ की, तो इट शुड बी लेफ्ट टू द कोर्ट्स टू डिसाइड एज सच एंड पनिश हिम अकॉर्डिंगली। और उन्होंने कहा ये मतलब कोर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो डिसाइड करें और वो उसको पनिश करें। और थ्रॉटलिंग हिम ओनली अपीयर्स टू बी मेकिंग हिम एन इवन ग्रेटर मार्टर इन द आईज ऑफ हिज सपोर्टर्स। और उन्होंने कहा सिर्फ उसकी आवाज़ को दबाना, जिस तरह के जी कहीं पे भी इसकी स्पीच है आप उसको बैन कर दो, क्योंकि लोग तो बाद में भी देख लेते हैं, लोगों ने रिकॉर्डिंग में भी देख ली, तो उन्होंने कहा उसको सिर्फ आवाज़ को दबाना, वो सिर्फ दिखाई देता है कि उसको मजीद जो है ना एक मार्टर के तौर पे दिखा रहे हैं इन द आइज ऑफ सपोर्टर्स। लोग देखो भाई कितना जुल्म हो रहा है कि उसको मतलब बोलने तक की इजाज़त नहीं है, यूट्यूब पे पाबंदी लगा देते हैं। तो मतलब जिसने नहीं भी देखना था, तो आप देखें इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह कवरेज हुई यूट्यूब को जब बैन किया गया, तो मतलब जिससे नहीं भी देखना था, नहीं भी पीटीआई का सपोर्टर था, तो उसने भी मतलब देखा कि भाई क्या वजह था, क्या इसमें चीज़ थी जिसको इसको ब्लॉक किया गया। तो उन्होंने कहा ये आवाज़ दबाना है ना, वो उसको मज़ीद आप कह लें कि जी उसकी सपोर्ट में इजाफा कर रहा है। और उन्होंने कहा मीडिया जो है ना एक्सपीरियंस सम ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ इंटिमिडेशन एंड सेंसरशिप ड्यूरिंग पीटीआई's years इन पावर। और उन्होंने कहा ये मीडिया ने एक्सपीरियंस किया था, इनको सामना रहा था बहुत ज़्यादा सेंसरशिप का पीटीआई के दौर में। लेकिन उन्होंने कहा है उस बावजूद इसके कि इनके साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग रवैया रखा गया था। दिस गवर्नमेंट शुड स्टॉप परपेचुएटिंग दैट लेगेसी। लेकिन उन्होंने कहा इस गवर्नमेंट को है ना वो स्टॉप करना चाहिए कि उसको जारी रखे वो वाली लेगेसी को, कि जी उस टाइम पे अगर मीडिया पे है ना वो कदगन थी, तो आप अभी भी लगाए रखो। इट इज ओनली द कंट्रीज फ्रेजाइल डेमोक्रेसी दैट इज सफरिंग एज अ रिजल्ट। उन्होंने कहा सिर्फ जो मुल्क की कमजोर जमहूरियत है वही है ना सफर कर रही है नतीजे के तौर पे। तो बेसिकली तनकीद की गई थी इस पूरे एडिटोरियल में कि जिस तरह यूट्यूब पे उन्होंने बैन लगाया है, तो उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है कि अगर उसने कुछ किया भी है गलत तो फिर कोर्ट्स डिसाइड करें। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक तरफा जो है ना इस पे बैन लगा दो। यकीनन फिर पूरी दुनिया में है ना वो पाकिस्तान की जंग हसाई हुई कि भाई इतना भी जो है ना यहाँ पे फ्री स्पीच नहीं है, कि जी आप जो है ना बोल सको और शख्सी आज़ादी नहीं है। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल ये है, ये डेंजरस स्ट्रीट्स के हवाले से है। इसमें उन्होंने वाक़यात बताए हैं कराची में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, उस वाले से उन्होंने बताया है कि जी जो 8 लोगों की है ना वो डेथ हुई है एट द हैंड्स ऑफ आर्म्ड मगर्स while going about their daily businesses doing mundane things that those in more well ordered cities can take for granted। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बताया है कि एक शख्स जो है ना वो आइसक्रीम खा रहा था अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, वहाँ पे उसको मार दिया गया। फिर दूसरा शख्स है वो मोबाइल स्नैचिंग में मार दिया गया। तो मतलब ये बता रहे हैं कि क्या कितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इधर कराची में ख़राब है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी सिटी पुलिस को ना बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है कि जी वो रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके हैं। और कराची के ये टॉप कॉप है, उन्होंने ऐलान किया है एक न्यू पुलिस आर्म का, शाहीन फोर्स का। तो उन्होंने कहा जी शाहीन फोर्स है ये कर्ब करेगी, रोकेगी स्ट्रीट क्राइम को। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनके पास रेडियोज होंगे, मॉडर्न वेपन होंगे, और ये 200 लोगों पे ना ये फोर्स मुहित होगी, मुश्तमिल होगी शाहीन फोर्स। और इसमें क्या है शार्प शूटर्स शामिल होंगे। और उसमें से लेकिन उन्होंने कहा कि ये देखते हुए कि इस तरह के यूनिट्स पहले भी बनाए गए थे, लेकिन क्या है कुछ ज़्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा जो शाहीन फोर्स है seems yet in their attempt to assuage public anger and make the police appear to be doing something। उन्होंने कहा ये शाहीन फोर्स बनाई गई वो भी दिखाई देता है कि ऐसी एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है कि क्या हो सके ताकि लोगों का गुस्सा जो है ना उसको ठंडा किया जा सके और दिखाई दिया जा सके कि पुलिस वाकई कुछ कर रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि स्ट्रीट क्राइम को रोका जा सके, जिसमें उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग हो, सीसीटीवी कैमरास हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इन एनी केस द स्ट्रेटजी ऑफ पुलिस encounters to bump off suspected muggers, which was happening until some months ago, is presently illegal and what's more does not work। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है ना पुलिस की स्ट्रेटजी है इनकाउंटर्स की हवाले से, ठीक है, ये कुछ हो रही थी कुछ महीनों पहले तक, उन्होंने कहा ये लीगल है और सबसे और कह रहे हैं कि ये क्या है काम नहीं करती ये स्ट्रेटजी। तो उन्होंने कहा कि जी इसका जो है ना टेम्प्रेरी इफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की ना, तो ये मतलब ये बड़ी तबाहकुन
इसके असरात होते हैं पुलिस फोर्स को लेके। हाउएवर ऑल सेड एंड का मतलब होता है कि जो भी मतलब जिसको हम डिटेल में देखते हैं, ऑल सेड एंड डन का मतलब होता है when everything is taken into account used to indicate that one is making a generalized judgment। ठीक है, तो ये मतलब ये सारी कुछ बात हो ओके। उसके बाद अगर हम देखें ना, ऑल सेड एंड डन, स्ट्रीट क्राइम्स आर सिम्टोमेटिक ऑफ डीप सीटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स सच एज इनकम डिस्पैरिटी एंड लैक ऑफ सोशल जस्टिस। उन्होंने कहा ये स्ट्रीट क्राइम किस वजह से होते हैं, ये बुनियादी दो फैक्टर्स हैं, उसमें एक इनकम डिस्पैरिटी है, ठीक है, ये फ़र्क है कि कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मतलब ये इनकम डिस्पैरिटी है, और लैक ऑफ सोशल जस्टिस है, ये रीजंस हैं। और सिर्फ उन्होंने कहा कि ये पुलिसिंग अलोन, ठीक है, पुलिसिंग क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय पुलिस फोर्स। तो उन्होंने कहा पुलिसिंग अलोन जो है ना इज नॉट सफिशिएंट टू टैकल स्ट्रीट क्राइम। उन्होंने कहा सिर्फ यही यह है, काफ़ी नहीं है कि इसको टैकल किया जा सके, निपटाया जाए स्ट्रीट क्राइम से। और जो उन्होंने कहा इशूज़ हैं जिसको डील करना ज़रूरी है, उसमें दो इशूज़ बताए हैं। उसमें उन्होंने एक बताया है इनकम डिस्पैरिटी का, और दूसरा उन्होंने बताया लैक ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसके लिए भी जो है ना कुछ करना पड़ेगा इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को, सिर्फ पॉलिसिंग जो है ना वो मसले का हल नहीं है। ठीक है, ये हमारे आज के 3 के एडिटोरियल थे। बाकी हमारा आपने एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ्स, हाईलाइट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।